Today we are going to discuss the remaining part of the chapter 3 of history. And first we are going to discuss पूना पैक्ट। पूना पैक्ट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 1931 में सिविल डिसोबीडियंस जब मूवमेंट चल रहा था तो उस समय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते को हम इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, वो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और उस समझौते में ये तय हुआ था कि महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाएंगे, जबकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के द्वारा बॉयकॉट की गई थी। कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डिमांड थी कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, जबकि गांधी जी ये नहीं चाहते थे। गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध कर रहे थे और इस सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे को लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया और गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बीच में ही वापस आ गए। और मैंने बताया था उन्होंने इंडिया आकर दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, लेकिन वो सफलता उनको नहीं मिली। इधर ब्रिटिशर्स ने डॉक्टर अंबेडकर को सपोर्ट किया और दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था का उन्होंने फेवर किया, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसा चुनाव क्षेत्र जहाँ पर दलितों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और वोट डालने का अधिकार भी दलितों को होगा। गांधी जी ने कहा कि इससे जो मैं समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, भारतीय समाज टूट जाएगा, जुड़ेगा नहीं। गांधी जी ने कहा कि मैं दलितों को अधिकार देने के लिए तैयार हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्वेशन दे दिया जाए। रिजर्वेशन क्या है कि चुनाव लड़ने का अधिकार तो दलितों को होगा, किंतु वोट डालने का अधिकार सभी को होगा। जैसा एट प्रेजेंट हम जानते हैं यही व्यवस्था है, पूरे कंट्री में यही सिस्टम है। हमारा खुद की खुर्जा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है असेंबली के लिए वो रिजर्व है एससी के लिए। खैर, लेकिन अंबेडकर ये वाली बात मानने को तैयार नहीं थे। रिजल्ट ये हुआ, महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के इस निर्णय के खिलाफ, सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ आमरण अनशन आरंभ कर दिया। वो भूख हड़ताल पर चले गए। धीरे धीरे कुछ दिनों में गांधी जी की हालत बिगड़ती गई और तब अंबेडकर जी ने गांधी जी से समझौता किया और समझौता ये था कि वो गांधी जी के रिजर्वेशन वाली बात को मान गए और उन्होंने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के जो डिमांड थी उस पर गांधी जी से फैसला कर लिया। और ये जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी और ब्रिटिशर्स के बीच ये जो समझौता हुआ, ये पूना में हुआ था और यह समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। इसी समझौते को बोला जाता है पूना पैक्ट। इम्पॉर्टेंट है, हमें जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, किस प्रकार से हम भारतीयों के मन में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जागृत हुआ। उसके पीछे काफ़ी लंबा स्ट्रगल है, काफ़ी सारे लोगों के प्रयास हैं। सबसे पहले सभी भारतीयों को जोड़ने के लिए बहुत सारे आइकॉन्स बनाए गए, बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें है भारत माता। आप देखते हैं हम आज भी भारत माता की जय बोलते हैं। ये भारत माता कौन है, ये भारत माता किसकी कल्पना है, इस विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग इंस्पायर्ड हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से और यूरोपियन जितनी भी व्यवस्था चल रही थी उस सब से। फ्रांस में लोगों ने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए और ऐसे ही जर्मनी में अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक
फीमेल एलिगोरी बनाई। एलिगोरी मतलब होता है एक इस तरह के उन्होंने व्यवस्था की फीमेल कि एक काल्पनिक महिला को माना गया और उसे देश का उस महिला से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। ऐसा ही भारतीय लोगों ने भी किया और भारत में भारत को प्रकट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो कल्पना बनाई गई वो थी भारत माता। और सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें हम बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भारत माता की तस्वीर बनाई और उन्होंने एक गीत भी भारत माँ की स्तुति के लिए लिखा, जिसे आजकल हम राष्ट्रीय गीत के रूप में गाते हैं। हम सभी ने गाया है, वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम गीत बाद में उनकी एक बुक नॉवल था आनंद मठ, उसमें शामिल किया गया। इसके विषय में हमें पढ़ना है। इसकी जब हम रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की तो हमें डिटेल में इसके विषय में जानकारी मिलेगी। बंकिम चंद्र के बाद में बहुत सारे लोगों ने भारत माता की तस्वीर अपने अकॉर्डिंग बनाई और उनमें सबसे फेमस है अविंद्रनाथ टैगोर की, जो कि हमारी बुक में दे रखा है। यहाँ पे मैंने स्लाइड में भी शो किया है। देखिए, एक सन्यासिनी के रूप में भारत माता को इन्होंने दर्शाया है और बिल्कुल शांत स्वभाव की दिखाई गई हैं। ऐसी बिल्कुल डिवाइन, देवतुल्य, ईश्वरीय शक्ति से रूप में भारत माता को वर्णित किया है अविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद में न जाने कितनी तरीके से भारत माता की तस्वीरें बनाई गई। आपने भी बहुत सारी देखी होंगी, हमारी बुक में भी 2-3 दे रखी हैं, वो आप देखिएगा। फिर एक शुरुआत हुई भारत के लोगों में प्राइड की फीलिंग भरने के लिए, और वो जो फोकलोर थी उनका संग्रह किया गया। फोकलोर लोक कथाएँ, हमारे यहाँ पर एरिया एरिया में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं को संग्रह किया गया, जैसे कि साउथ इंडिया में नतेशा शास्त्री जी ने द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया का कलेक्शन किया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल की कविताएं और जो फोकलोर थी उनको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और उनके माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का प्रयास किया। मैं स्वदेशी मूवमेंट के विषय में पहले बता चुका हूँ कि 1905 में ये आंदोलन, 1906 में ये आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ स्टार्ट हुआ था और उस समय देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, आंदोलन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक झंडा बनाया गया जो कि 3 कलर का ही था, रेड, ग्रीन और येलो। और इसमें 8 लोटस बने होते थे जो उस समय हमारे 8 स्टेट्स थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। अर्ध चंद्रमा बना होता था। ये अर्ध चंद्रमा हिंदू और मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट करता था। आप जानते हैं मुस्लिम के लिए चंद्रमा और हिंदुओं में भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा दिखाया जाता है, तो दोनों ही कम्युनिटीज़ को ये चंद्रमा व्यक्त किया करता था। और इसके बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक स्वराज फ्लैग बनाया, फिर से 3 कलर लिए गांधी जी ने, रेड, ग्रीन और वाइट, और एक स्पिनिंग व्हील, चरखा भी उसमें लगाया गया। ये चरखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बाग कहते हैं कि चरखे से आज़ादी नहीं आई, जो जानते नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता में मैं कहूँ तो इस चरखे ने ही आज़ादी दिलाई। 1924 में महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना की और इस चरखे, लोगों से, भारतीयों से कहा कि वो सूत काटें, चरखे से कपड़ा बुने, और इन खादी बोर्ड के द्वारा उस कपड़े को बिकवाया गया और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर लोगों को बनाना उन्होंने शुरू किया। ये खादी बोर्ड आज भी हैं, आप देखते हैं हर शहरों में खादी आश्रम होता है, ये उसी के तहत स्थापित हैं। चलिए अब हम इस जो चैप्टर है हमारे, इसका बिल्कुल कंक्लूजन है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। री इंटरप्रिटेशन क्या होता है? पहले इंटरप्रिटेशन जाने क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ लिखी हुई है या किसी ने बोली है तो उसको इंटरप्रेट, उसका मीनिंग हर कोई व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग लगाता है, ठीक है। लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट किया जाता है अपनी अपनी तरीके से, और री इंटरप्रेट मीन्स दोबारा से उसका अर्थ लगाना। तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, भारत के जो नेता थे
जो भारत के लोगों में कॉन्फिडेंस लाना चाहते थे, जो भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना चाहते थे, जो भारत के लोगों को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर देना चाहते थे, उन लोगों ने हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया जिससे कि भारतीय लोगों में कॉन्फिडेंस आ सके। अब रीइंटरप्रिटेशन का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिएगा, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर ने बैटल ऑफ झेलम में हमारे राजा पोरस को हरा दिया था, ये इतिहास है। लेकिन इसको रीइंटरप्रेट किया गया, इसका मीनिंग दोबारा से बताया गया। उन राष्ट्रवादियों ने कहा कि वास्तविकता यह है कि अलेक्जेंडर बैटल ऑफ झेलम हारा था, जीता नहीं था। लेकिन उस समय क्योंकि इतिहासकार सारे यूनानी थे तो उन्होंने अपने राजा को जीता हुआ लिख दिया था, और अपने इस बात के पक्ष में उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी दिए। आर्ग्यूमेंट क्या दिए? उन्होंने ये कहा कि यूनान से अलेक्जेंडर विश्व विजेता बनने के लिए चला और रास्ते में जहाँ जहाँ पर भी उसने आक्रमण किए वहाँ के राजाओं को उसने जान से मार दिया और कब्जा कर लिया, जबकि पोरस को हराने के बाद उसने पोरस को जान से नहीं मारा। इसका मतलब एक व्यक्ति इतनी जल्दी तो बदल नहीं सकता। दूसरा, जब वो युद्ध जीत गया था तो फिर उसने आगे बढ़ने की क्यों नहीं सोची? वो वापस क्यों लौट गया वहीं से? जब वो विश्व विजेता बनने के लिए आया था, इतनी लंबी मारकाट करके आया था, तो फिर वो उसने वापस लौटने का निर्णय क्यों लिया? इन दोनों आर्ग्यूमेंट के आधार पर भारतीय रीइंटरप्रेटर कहते हैं कि वास्तविकता ये थी कि वो युद्ध हार गया था और वो वहाँ से हार कर ही वापस गया, लेकिन चूंकि इतिहासकार वो थे तो उन्होंने ऐसा लिख दिया। ये सत्य है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस चीज़ ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा हो भी सकता है कि हम इतने ज़्यादा शक्तिशाली रहे हैं पास्ट में कि हमारे एक राजा ने यूरोप के एक राजा को हरा दिया था। उस समय तक यूरोप के लोगों को ये माना जाता था कोई हरा नहीं सकता। तो ये कॉन्फिडेंस जागृत हुआ। इसी प्रकार से हर इवेंट को, हिस्ट्री के को रीइंटरप्रेट किया गया और इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि जो भारतीय लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा बलशाली थे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था हमारा देश। खैर समृद्धशाली तो था, तभी ये लुटेरे हमारे यहाँ पर आए। तो इस तरीके से हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट कर कर पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण करने का, राष्ट्रवाद की भावना भरने का हमारे नेताओं ने प्रयास किया। आप देखिएगा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, क्या क्या वो कारण थे जिसके कारण भारतीय लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हमें अपनी आज़ादी के बाद एक देश का निर्माण करना है। फिर हमने देखा बहुत बड़ा व्यक्तित्व महात्मा गांधी, उसने पूरे आंदोलन को लीड किया, कई सारे आंदोलन चलाए जिसमें हमने मुख्य रूप से नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा। हमने देखा कि साइमन कमीशन पर किस तरीके से भारतीय लोगों ने रिएक्ट किया। हमने देखा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने किस तरीके से अपने जीवन की आहुति भी दे दी हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। हमने देखा सुभाष जी ने किस तरीके से स्ट्रगल किया हमारे देश की आज़ादी के लिए, और इन सभी चीज़ों ने हमारे भारत का निर्माण किया। आज हम इन लोगों की वजह से आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज इस लेक्चर में इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट है, बस इसमें एक वीडियो हम महात्मा गांधी के ऊपर पूरा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हालांकि महात्मा गांधी के विषय में मैंने हर लेक्चर में बताया है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये होगा कि एक सेपरेट वीडियो आपको उसके लिए प्रेषित किया जाए। धन्यवाद।